सर अभी वर्तमान में जो इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं आरपीएससी के द्वारा, उसमें अभी किन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए? कैसे अपनी तैयारी को अंतिम रूप से एक बहुत अच्छा अंजाम दिया जाए? क्योंकि अभी नंबरों का किसी को आइडिया नहीं है, लेकिन हर बच्चा ये चाहता है कि मैं इंटरव्यू के अंतर्गत अपना मैक्सिमम दूं। तो इंटरव्यू वास्तव में है क्या? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है सिविल सर्विसेज की तैयारी में, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएस की तैयारी कर रहे हो। तो मैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो इस चीज़ पे बन चुके हैं कि हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, ये बहुत सारे सवाल हैं, इन पे ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सवाल आज मैं आपसे जिनसे मिलाने जा रहा हूँ, रूबरू करवाने जा रहा हूँ, वो है हमारे साथ प्रोफेसर सीबी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एड, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। और बहुत सारी किताबें आपने लिखी हैं, बहुत बड़ा मार्गदर्शन। वर्तमान में भी आप जो मॉक इंटरव्यू की श्रृंखला चल रही है सर, उसमें आरएस अभ्यर्थियों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन आप दे रहे हैं और निःशुल्क मार्गदर्शन दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और सीबी कैंपस के नाम से आपने एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट बना रखा, और जिसका उद्देश्य यही है कि जो बच्चा अपने आप को कमज़ोर मानता है, ऐसे बच्चों को सिविल सर्विसेज में कैसे सफल बनाएं, ये आपका एक ड्रीम है। और इसके लिए आपने मेरे से भी पहले आपने चर्चा की थी, और उसमें थोड़ा सा आंशिक योगदान मैंने भी इस कड़ी में दिया था। तो सर मैं जानना चाहूँगा, सबसे एक पहला सवाल, हम महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे कि वर्तमान जो अभ्यर्थी है वो किन चीज़ों को ध्यान में रख के तैयारी करे। उससे पहला मेरा एक सवाल है कि साक्षात्कार क्या एक बुद्धि परीक्षण है, क्या एक व्यक्तित्व परीक्षण है, और एक ईमानदारी रूप से इसमें सफल होने के लिए अभ्यर्थी को किन 2 से 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ये संक्षिप्त में जानना चाहूँगा सर। सर ने कुछ बातें बताई है, उसमें परिचर्चा शुरू करने से पहले मैं भी एक बात जोड़ना चाहूँगा कि अब हम उस जगह पे हैं जहाँ हम विद्यार्थियों को कुछ दे दे, तो जो विद्यार्थियों से जो लिया है वो ऋण हम चुका दें। तो जो भी बातें की जाएगी उसमें बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली वाला पक्ष रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई कमर्शियल पक्ष हमारे बीच में बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपने सर जो बताई, क्योंकि आज की परिचर्चा में हम इसी बात को ज़्यादा रखेंगे, जो अलग अलग इश्यूज है उन इश्यूज पे कैसे जवाब दिया जाए। लेकिन उससे पहले जो एक सामान्य सी बात होती है जिस पे लंबे लंबे वीडियो बने हैं, मैंने भी बनाए हैं सर, 3-3 घंटे में इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाती है। तो जब कहते हैं तो चलो उसकी पूरी बात कर लेते हैं। लेकिन मेरा इसका निचोड़ मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं मॉक ले रहा हूँ, बच्चा इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाती है ये इतना सीख करके आता है, वो इतना सीख करके आता है कि वो वहाँ एक व्यक्तित्व नहीं, वो एक मॉडल लगने लग जाता है। और उसकी जो नेचुरलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। और मुझे ये लगता है कि ये विद्यार्थी बहुत गलत कर रहे हैं। एक बेसिक, एक कॉमन, एक सिविक सेंस होता है, उतनी सी ज़रूरत है उस बात के लिए। अगर आप इतने कॉन्शियस हो जाओ कि नहीं नमस्ते ऐसे नहीं, नमस्ते ये करना है, नमस्ते वो करना है, नहीं, ये हमारी एक सामान्य सी जीवन चर्या होती है जिसमें हम एक दूसरे के प्रति सम्मान करते हैं। उसमें बैठना ऐसे है, बैठना ऐसे है। मतलब मैं जब अलग अलग मॉक में भी गया तो वहाँ पे मॉक इंटरव्यू में भी ज़्यादा जो ये ट्रेंड चल रहा है, और मैं बच्चों से कहता भी हूँ तो उनको कई बार ये बात बड़ी अजीबोगरीब भी लगती है, वो यही मैं मेरे मॉक इंटरव्यू में देख, सर वहाँ पे हमको नमस्ते ऐसे करना सिखाया था। मैं ये कह रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो एक्सट्रीम होती है, जो जिस पे सवाल उठते हैं, उन सब चीज़ों से बचा जाना चाहिए। एक सिंपल से सिंपल ड्रेस, सिंपल से सिंपल का मतलब होती है कि साधारणतः जिसको एक ब्यूरोक्रेट्स के रूप में पैंट शर्ट के रूप में हम देखते हैं, या अगर गर्ल्स है तो सलवार सूट या साड़ी के रूप में देखते हैं। भारत में ये मोटे तौर पर चलती है। जीन्स वगैरह शायद मुझे लगता है एक्सट्रीम चली जाती है, वो नहीं करना चाहिए। नई ड्रेस नहीं हो, पुरानी चीज़ हो, थोड़ी सी इस्त्री हुई हुई हो, प्रेस हो रखी हो, और बिल्कुल सलीके से जो एक सामान्य से एक नियम होते हैं बैठने उठने, इससे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए इंटरव्यू की तैयारी में। बहुत ज़्यादा लोगों से पूछना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देखना चाहिए। अब आप कहोगे कि आप पढ़ाई क्यों देख रहे हैं, तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि हम इस वीडियो में ये चीज़ें ज़्यादा बताएंगे नहीं कि कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। इस पे बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। एक सामान्य सी 1-2 बार सुन लिया तो ठीक है। ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी अच्छे इंटरव्यू देने वाले को या अच्छे वार्ताकार को, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से अपनी बात को जैसे यहाँ रख रहे हैं, ये भी हमारा एक साक्षात्कार ही है, इसी रूप में देखिए। तो किस तरीके से मैं जवाब दे रहा हूँ, किस तरीके से मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, किस तरीके से हम बैठे हैं, ये एक हर किसी इंसान से सीखा जाना चाहिए।
और यही एक सिंपल तरीका, आप टीवी देख रहे हो तो ये नहीं देख रहे हो कि कंटेंट क्या है, वो प्रस्तुत कैसे कर रहा है, क्या आप वो देख रहे हो, क्या कोई अच्छे वक्ता को आप देख रहे हो, कोई अच्छा कितना सहजता है, ये देखो। और एक चीज़ मैं ज़रूर ये बात कहूँगा, अपने व्यक्तित्व के भीतर बहुत गहरी ईमानदारी लानी चाहिए। क्योंकि जब आप ईमानदार में, हम देखते हैं मौक में, हम देखते हैं कि बच्चा चालाक बनने की कोशिश करता है, वो लगता है कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, उसकी आंखों में पकड़ी जाती है वो चीज़ें, और आंखें तो सब कुछ बोल जाती है। इसलिए भीतर से ही आप बहुत अच्छे इंसान बन जाओ, भीतर से ही आपके भीतर समानुपाति का भाव आ जाए, दूसरे के प्रति दया का भाव आए, करुणा का भाव आए, भीतर ही आप ऐसा अच्छा सोचना शुरू कर दो, तो आपके व्यक्तित्व में जब चीज़ें निकलेगी तो वो अच्छी सी चीज़ें निकलना शुरू हो जाएगी। ये मुझे लगता है कि निचोड़ की बात तो यही है। बाकी तो हम चाहे बहुत सारी चीज़ें करें, कई बार तो इंटरव्यू की कैसे देने वाला, कैसे तैयारी करनी चाहिए और कैसे उठना बैठना चाहिए, कई बार मुझे लगता है वो जिस तरह से बोल रहा है और जिस तरीके से उसके भीतर अहंकार है, वही मुझे लगता है कि सबसे गलत चीज़ हो जाती है। बहुत सही शब्दों में आप जैसे हैं वैसे बने रहिए, अपनी ईमानदारी, सरलता और सादगी के साथ। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए, बच्चों को फायदा पहुंचे। मैं मनोविज्ञान के टीचर शायद राजस्थान में, मैं जितने शिक्षकों से मिला उनमें सबसे सहजता से मनोविज्ञान जो लोगों तक ट्रांसफर करवाते हो, और मुझे लगता है इस पे आपका जवाब ज्यादा अच्छा बनेगा मेरे जवाब की तुलना में। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये मेरा जवाब सर यही रहेगा, जैसे आपने बताया वही बातें हैं। जैसे मैंने अभी तक 3 इंटरव्यू दिए हैं और तीनों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उसका कारण यही था कि सबसे बड़ी चीज़ है आपकी मनोवैज्ञानिक सोच, आपके अंदर सकारात्मकता कितनी है, आप जब जा रहे हैं तो कितने आत्मविश्वास से जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ से मैं मानता हूँ कि आत्मविश्वास। और यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, पहला सवाल पूछा गया, मेरे से 3 सवाल पूछे गए, तीनों मैं आंसर नहीं दे पाया, सॉरी बोल दिया, स्पष्टता होनी चाहिए, वहाँ आपको भटकाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपके सामने बहुत बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं। ईमानदारी के साथ आप देंगे, आपका आत्मविश्वास के साथ देंगे, तो आपका साक्षात्कार इतना अच्छा जाता है कि सामने वाले इस चीज़ को महसूस करने लग जाते हैं और आगे से धन्यवाद आना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि सरलता, सादगी, ईमानदारी, स्पष्टवादिता यदि आपके पास है तो आप साक्षात्कार में आराम से सफल हो सकते हैं। तो सिंपल वे में मैं यही कहूँगा, क्योंकि हमारा जो आज का इस श्रृंखला है, इसमें और चीज़ों के ऊपर चर्चा करना हमारा उद्देश्य रहेगा, तो इसके ऊपर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इस पे एक चीज़ जरूर जोड़ूंगा, इसमें जब इतनी बात हो गई है तो एक चीज़ जरूर जोड़ देता हूँ। मुझे लगता है जो मेरे भी अलग अलग साक्षात्कार की परफॉर्मेंस के बाद में जो हम देखते थे, और आज मेरे पास एक अकाउंट सर्विस में सिलेक्टेड स्टूडेंट का फ़ोन आया, तो वो बता रहा था कि मेरे सर 54 नंबर ही आए हैं, 54 मार्क्स ही आए हैं, अगर 60 आ जाते तो मुझे प्रॉपर RS मिल जाता। मैंने उनसे पूछा कि आपसे सवाल का जवाब कितनों का क्या दिया था, क्या था, तो कह रहे सर सारे जवाब दे के आया था। तो सारे जवाब देने के बाद में 54 मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि सारे जवाब देना अच्छे इंटरव्यू का कोई बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि पैरामीटर है। मुझे जो चीज़ें समझ में आई मेरे भी अलग अलग साक्षात्कार में, वो 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। एक सवाल का जवाब ही इतना बढ़िया हो जाए, 10 सवालों में से एक का जवाब इतना बढ़िया हो जाए कि उसके भीतर फिर 3 सवाल पूछ लिए जाए, तो ये जो चीज़ है इसे बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं। मतलब मुझे लगता है वो आपको अलग करता है। सारे जवाब देना मुझे लगता नहीं है कि वो कोई बहुत बेस्ट चीज़ है। हाँ, और दूसरा एक चीज़ ये होती है कि इंटरव्यू में एक आर्ट होती है जिसमें आपके पास में आपके एरिया का इंतज़ार करना चाहिए कि मैं किस में स्ट्रॉन्ग हो, और जब आपके एरिया का जो सवाल आ जाए तो उसको फिर आप बहुत अच्छे से बड़ा करके उसके भीतर कुछ ऐसी चीज़ डालनी चाहिए कि अगला सवाल उसी जगह से उठ करके आए। तो ये एक छोटी सी आर्ट है जिसको मुझे लगता है स्टूडेंट को साथ में लेना चाहिए। तो अब सर आगे चर्चा सर, सबसे बड़ी बात सही है कि आप में इतनी योग्यता ये तभी आएगी सर जब आत्मविश्वास आप में होगा। आप में आत्मविश्वास है तो आप उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, और यदि आपका कॉन्फिडेंस कमजोर है तो वो उनके मुद्दों में आप उलझते जाएंगे। सर मैंने मेरा एग्जांपल, मेरे अलग अलग इंटरव्यू का अनुभव बता रहा हूँ कि मेरे लास्ट के इंटरव्यू में ऐसा हुआ था कि एक्शन रिप्ले हो रहा था, वही चीज पूछ रहे थे, मैं उसी तरह से बता रहा था। मैं चाह रहा था कि अब इंटरव्यू इस जगह आए तो इस जगह आ जाता, लेकिन ये एक स्किल डेवलप हो गई लगातार असफल होने से। हम तो वो लोग हैं जो 12-13 बार इंटरव्यू में लगातार असफल रहे, तो लगातार इंटरव्यू देने में भी ये आर्ट सीखा। फिर तो ये स्टूडेंट को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जो इंटरव्यू दे रहे हैं कि आप भीतर से कॉन्फिडेंस रखें, और सामने वालों को कि उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ये भी एक कई बार होती है कि 70 साल के 4 लोग बैठे हुए हैं और हम 20 साल का बच्चा जा करके उनको बेवकूफ बनाने की सोच लेता। तो ये चीजें भी मुझे लगता है इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से सही बात सर आगे बढ़ाइए।
तो ये एक प्रारंभिक आपको बातें कुछ ध्यान में रखनी है। सिंपल ड्रेस कोड के साथ, ईमानदारी के साथ, आप जैसे हैं उसी रूप में आप जाइए, क्योंकि वहाँ आपके ज्ञान की जांच नहीं की जा रही, ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। वहाँ आपके व्यक्तित्व को देखा जा रहा है। तो व्यक्तित्व को देखने के लिए आपको अपने सरलता को बाहर लेके आना है, और आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए उस समय कि आप जो है वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो इसकी बहुत सारे वीडियो इसके बन चुके हैं। मैं भी इस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि बेसिकली चीज़ों का किन का ध्यान रखा जाना चाहिए। आज हमारा जो मूल उद्देश्य है सर, जैसे कि आप काफ़ी जुड़े हुए हैं इन चीज़ों से वर्तमान में, क्योंकि इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा पार्ट है सर वर्तमान समसामयिकता। आपका बायोडाटा के ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो सामान्य प्रश्न होते हैं कि आपने बीए कहाँ से किया, आपने ग्रेजुएट मतलब आपकी एमए वगैरह क्या किया, आप क्यों आना चाहते हैं, ये तो कॉमन प्रश्न हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो इंटरव्यू का हिस्सा होता है वो होता है कि वर्तमान देश में क्या चल रहा है, वर्तमान प्रदेश में क्या चल रहा है, और देश और प्रदेश की जो घटनाएं हैं उनमें एज ए प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपकी क्या भूमिका हो सकती है। तो आज का जो अभ्यर्थी है, इस समय जो बच्चे मेंस उत्तीर्ण कर चुके हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चीज़ें ये हैं कि हम किन चीज़ों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें, वर्तमान में ऐसे कौन से चर्चित मुद्दे हैं जिनके ऊपर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और चूंकि जैसा कि सर आपने ये किताब भी लिखी है, देश के विमर्श समकालीन उभरते हुए मुद्दे, और इस किताब के माध्यम से मैं कहूँगा कि मैंने जैसा पढ़ा है, इसमें महसूस किया, पॉइंट टू पॉइंट आपने बहुत सारे वर्तमान में जितने भी समसामयिक मुद्दे हैं वो सब सर ने लिखे हैं इसके माध्यम से। तो आपने काफ़ी राजस्थान पत्रिका में काफ़ी लेख इन दिनों में आपके आए हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो ऐसे कौन से चर्चित मुद्दे हैं जिन पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्न पूछने का तरीका क्या हो सकता है, और उन पे एक सही ईमानदारी पूर्वक अभ्यर्थी के जवाब क्या हो सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सबसे बड़ा बच्चे के सामने यक्ष प्रश्न है वर्तमान में। हमारे पास जैसे मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं, और मॉक इंटरव्यू में जो इस बार हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से बच्चों को समस्या आ रही हो कि बच्चा मॉक इंटरव्यू देना चाह रहा है, लेकिन भीतर से उसके भीतर वो जो समसामयिक मुद्दों पे पकड़ होनी चाहिए वो है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। वो मॉक इंटरव्यू दे रहा है, और हम लोग भी बड़ा असहज स्थिति में हो जाते हैं कि जब बच्चा बहुत गहराई से बता नहीं पा रहा है। तो बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ स्टूडेंट, मैं जब यहाँ बैठे रहता हूँ, मैंने कई बार मेरे इस बराबर चर्चा करते हुए कहा कि ये बच्चे कहीं गलत सेलेक्ट तो नहीं होके आ गए हैं। अब एक तो लंबा टाइम के बाद में रिजल्ट आना, ये एक वजह हो सकती है, और दूसरा इस लॉकडाउन में चूंकि हम जब पहले आरएस की इंटरव्यू की तैयारी करते थे तो पहले हमारी क्लास लगती थी समकालीन मुद्दों पर, वो आजकल अवेलेबल नहीं है। और शायद बच्चों की मेंटलिटी में भी बदलाव आ रहा है कि वो सीधा मॉक इंटरव्यू को ही तैयारी मान रहा है, जबकि बिना तैयारी के मॉक इंटरव्यू देना लाभदायक की बजाय नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बहुत नीचे बहुत नीचे और चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव कमेंट आएंगे। इंटरव्यू के 3 पार्ट होते हैं बेसिक, एक उसका बायोडाटा, एक समकालीन मुद्दे और आरएस का सिलेबस, और एक जो होता है वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। आजकल इंटरव्यू की जो ड्यूरेशन है ये भी देखना पड़ेगा कि वो 12 से 15 मिनट के बीच में सिमट रही है, इसलिए उसमें हाइपोथेटिकल चीज़ आ ही नहीं रही है। ज़्यादातर चीज़ें क्या आ रही है, जो बैठते हैं इंटरव्यू में, कौन बैठते हैं, एक आईएएस बैठता है, एक आईपीएस बैठता है आरएस की इंटरव्यू में स्पेशली, और 2 मेंबर बैठ जाते हैं, या एक और एक्सपर्ट बैठ जाता है, एक कोई मेंबर बैठ जाता है। जैसे इस बार मेंबर कम है तो एक मेंबर ही रहेगा जहाँ तक। तो वहाँ पर उनको पूछने के लिए क्या बचता है, जो चारों तरफ की घटनाक्रम हो रही है वो है। अब आप जो सवाल जो स्टूडेंट्स के सामने है कि कौन कौन से मुद्दे हैं, मैं ये पुस्तक अभी पब्लिश नहीं करना चाह रहा था, मेरा था ही नहीं, लेकिन जब मैं बच्चों के सामने था तो ये लगातार 1 साल से लिख ही रहा हूँ मैं अलग अलग मुद्दों पर। मैंने रात दिन बैठ करके लास्ट के 10 दिन में तो ये मान के चलिए कि जैसे हम परीक्षा में तैयारी करते ना, ऐसे तैयारी कर रहा था कि इस पुस्तक को आरएस के इंटरव्यू वालों के लिए स्पेशली अवेलेबल करवा दूँ। तो उसमें मुद्दे वही लिए हैं। कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, पिछले मुझे लगता है 6 महीने के मुद्दे प्रमुखता से पूछे जाएंगे, और उसमें भी जो इस कोविड के दौरान जो नई टेंडेंसी आई है वो पूछा जाएगा। जिनका बैकग्राउंड शिक्षा से संबंधित है, जो बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, मुझे लगता है उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छे से देख लेनी चाहिए। 2020 की जो शिक्षा नीति है, 2020 की देख लेनी चाहिए। इस तरह से अभी कोविड के दौरान मोटे तौर पर राजस्थान में, चूंकि 2 तरह के मुद्दे होते हैं, एक देश में क्या हो रहा है और एक राजस्थान में क्या हो रहा है। राजस्थान में एक घटनाक्रम हुआ राजनीतिक घटनाक्रम, और ये मतलब लोगों को इंटरेस्टिंग भी रहता है, इसलिए दल बदल और गवर्नर की भूमिका, स्पीकर की भूमिका, ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। और जो
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो अपना लॉकडाउन लगा है और महामारी एक्ट के तहत लॉकडाउन लगा है, ये भी बच्चों को पता ही नहीं रहता। ये तीसरा चीज़ बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए। इकोनॉमिक रिसेशन, मुझे लगता है एक ही पॉइंट में जितना जो इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं, मुझे लगता है इकोनॉमी बिल्कुल डंप हुई है, उस पर बहुत विवेचनात्मक चीज़ें देखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो अलग अलग इश्यूज इसी दौरान, एक एग्रीकल्चर का मुद्दा भारत में बहुत प्रमुखता से रहता है। तो एग्रीकल्चर के मुद्दे को बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए। इस पुस्तक में मैंने प्रमुखता से 32 मुद्दे लिए हैं और वो यही सब चीज़ें हैं जिसमें अभी जैसे सुशांत और ये पूरा मामला चल रहा है, तो इसलिए डिप्रेशन, इसलिए मैंने इसमें लिया है डिप्रेशन, मनोरोग का मुद्दा लिया है। हेल्थ निजीकरण, रेलवे का निजीकरण किया गया है और पूरे लॉकडाउन में हमने देखा इसमें कोविड संकट में कि हॉस्पिटलाइजेशन, जो सरकारी हॉस्पिटल वो कैसे मददगार हुए, सरकारी स्कूलें कैसे मददगार हुई। इसलिए सरकारी बनाम निजीकरण का मुद्दा बहुत प्रमुखता से इसमें मुद्दा हो सकता है। NRC-CA का मामला है, 370 का मामला है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, NRC-CA और 370 इस तरह के मामलों को तैयार करो तो बहुत संवैधानिक दृष्टि से स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो सोशल मीडिया या इधर उधर न्यूज़ की खबरों के माध्यम से अपना ओपिनियन बनाते हैं और वो बहुत खतरनाक हो सकता है। कोशिश कीजिए इस तरह के सवाल आए तो टालने की कोशिश कीजिए कि किसी अच्छे मुद्दे पे आए। इसीलिए कोई अच्छा मुद्दा है जो कंट्रोवर्शियल इश्यू है तो वहाँ पे केवल संविधान और कानून के अलावा कोई बात नहीं करनी चाहिए। और वहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत टेक्निकली दृष्टि से आपको कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ अगर आपने बहुत सही नहीं देखा तो आपका इंटरव्यू पूरा गलत चला जाएगा, क्योंकि आप भावनाओं से वहाँ बात नहीं कर सकते। और मैं तो फिर भी अपनी थोड़ी बहुत भावनाएं लेके आ जाओगे, क्योंकि भावनाएं किसके अनुकूल हो जाए आज के लिए भी और किसके प्रतिकूल हो जाए, ये बड़ा खतरा है ना। तो ये कुछ मैंने आपको बताया है। बाकी इस बुक में मैंने 32 टॉपिक रखे हैं। ये लगभग बच्चे स्टूडेंट्स को कवर करने जो, हाँ मुझे लगता है कि एक ही इन 200 सवा 200 पेज के अंदर बच्चों को मैटर मिल जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं जब मेहनत कर रहा था मैं इसी बात को रख रहा था कि कम से कम इस साक्षात्कार में तो बच्चों को एक मटेरियल मिल जाए। सबसे बड़ी चीज़ वर्तमान समय में ये होती है। तो सर ने बहुत सही तरीके से आप लोगों के सामने एक बड़ा एक यक्ष प्रश्न मेरे सामने बार बार आ रहा था कि सर किन समसामयिक मुद्दों को लेकर हम तैयार करें, कैसे प्रश्नों को हमारे सामने पूछा जा सकता है। तो ये लगभग सर ने देश के विमर्श, और बहुत ही सस्ती किताब है ये, कोई ऐसा नहीं है कि सर का कोई प्रोफेशनल इसका उद्देश्य है। रॉयल्टी सर ने इसमें नहीं ली है, इसमें कोई रॉयल्टी सर ने नहीं ली है। सिर्फ ये एक आप लोगों के लिए कि एक आपको एक भूमिका बने आप लोगों की कि वर्तमान में ऐसे 30 से 32 ऐसे कौन से मुद्दे हैं, चाहे वो राज्यपाल की भूमिका और राजस्थान में दलदल कानून, गलवान चीन वाला सर ये वर्तमान में काफ़ी चर्चित है। चीन विदेश में और भी कई तरीके से घेरा, जी का मामला है। एक चीन वाला भी है सर, एक जैसे ये विदेशी ऐप्स जो हैं उन पे चीन वाले ऐप पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो व्यापार ट्रेड कानून वगैरह इन पे जी उसी इश्यू के अंदर आ जाता बन सकता है उस पे। ये टिड्डी में अभी राजस्थान के अंदर जो आक्रमण हुआ, जी टिड्डी आक्रमण, मुझे लगता है स्टूडेंट को बहुत अच्छे से देख के जाना चाहिए। और विशेष रूप से जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं जहाँ पे ज़्यादा बड़ा प्रभाव रहा है उन बच्चों को जरूर स्पेशल रूप से तैयार करना चाहिए कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप क्या इस पे क्या करते यदि आप इस समय होते हैं। इसी तरह से पुलिस रिफॉर्म मुझे लगता है, क्योंकि अब की बार बहुत ज़्यादा ये नहीं होते जो इन्होंने जो कई एनकाउंटर्स किए जी एनकाउंटर पुलिस रिफॉर्म चर्चित रहे बहुत जो है। और राजस्थान में कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी के इश्यूज रहे हैं बहुत ज़्यादा, चिट फंड के और लूट के मामले रहे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और उनको भी देखना चाहिए। मैंने उसको शामिल किया, जी सर शामिल किया है। तो ये मोटे मोटे है। वर्ल्ड लेवल पे जो हमारी स्थायी सदस्यता का यूएनओ का मामला है वो भी देखना चाहिए। मतलब मोटे तौर पर मुद्दे यही हैं, लेकिन इन मुद्दों पे समझ कैसी है सबसे बड़ी चीज़, ये बड़ी चीज़ है। जी और उसमें सर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि बच्चा कंटेंट याद करता है, जी जबकि इंटरव्यू में कंटेंट बहुत कम पूछे जाते हैं। मैं कहता हूँ बहुत कम रोल होता है, बच्चे का एनालिसिस होना चाहिए, अपना एक ओपिनियन होना चाहिए और ओपिनियन भी बैलेंस होना चाहिए। ओपिनियन होना ही नहीं, ओपिनियन भी बैलेंस होना चाहिए। जैसे अलग अलग मुद्दों पे अगर आप 2-4 मुद्दे पे बात करेंगे तो मैं ज़रूर वो बैलेंस मुद्दों की बात करूंगा कि उसमें क्या चीज़ है। जी तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ, और ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पक्ष को लेकर भावुक हो जाएं, क्योंकि भावुकता का साक्षात्कार में कोई स्थान नहीं है। सर जैसा आपने एक चीज़ बीच में चर्चा की कि वर्तमान में पूरी मीडिया जो है उसमें एक ही केस की चर्चा चल रही है, सुशांत राजपूत के केस की चर्चा। तो सुशांत राजपूत का जो केस चल रहा है उस पर पूरा मीडिया का पूरा ध्यान है। तो कहीं ना कहीं जो इंटरव्यू लेंगे कहीं ना कहीं वो पर्सनों को उठाएंगे सुशांत राजपूत पे। इस पे क्या पर्सन आपके अकॉर्डिंग बनाए जा सकते हैं और कैसे क्या जवाब हमारे हो सकते हैं इसके ऊपर?
पहली जहाँ तक मुझे लगता है जो बौद्धिक वर्ग है वो इस पूरे केस को, मीडिया ट्रायल को, जितने अभी तक मेरी बात हुई है उसको कोई बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देख है, नहीं देख रहा है इस पूरे केस को। तो सवाल पूछे जाए तो मैं ये नहीं कहता ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का सवाल पूछा जाए तो भी उसी मेंटलिटी के पास में जाना चाहिए कि सर इस तरह का जो मीडिया ट्रायल हो रहा है ये ठीक नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक गंभीर समस्या जो आई है वो आई है कि भारत में मानसिक रोगों को लेकर के जो एक तरह से जागरूकता की कमी है और सरकारों की भी कोई नीति नहीं है मानसिक रोगों को लेकर, अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनी है। तो वो ज़रूर लगे, जैसे मैंने इसमें जब इसमें फैक्ट फाइंडिंग की तो भारत में लगभग 1/4 लोग डिप्रेशन के शिकार हैं और भारत में 10 लाख पर जो अवेलेबिलिटी है डॉक्टरों की, जो विदेशों की तुलना में हमारे यहाँ 100वां हिस्सा भी नहीं है। मानसिक अमेरिका से तुलना करते हैं तो वहाँ, और हमारा आंकड़ा बहुत कम है, यहाँ 10 लाख पर 0.1 डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है और वो भी कुछ चुनिंदा शहरों में है। मानसिक हॉस्पिटलों की स्थिति जो है उसको मैंने लिखा कि अलग अलग विवरण देते हुए कि उनकी स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर मानसिक रोग ठीक तो कम बल्कि मानसिक रोगी बन ज़्यादा जाए। तो इस तरह से एक चिंता जाहिर जो इस पे हो, तो यहाँ 2 सवाल इम्पोर्टेंट है। एक तो मीडिया का जो बदलता हुआ स्वरूप है उसमें निश्चित तौर पर एक बैलेंस दृष्टिकोण यही होगा कि मीडिया को लोगों के जो जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो उठाना चाहिए। अभी पत्रकारिता के भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूर इस तरह से, क्योंकि पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की आज़ादी मान लो या इस तरह से जो चीज़ें चल रही है, लेकिन किसी एक मुद्दे को लगातार कितने दिनों तक दिखाए जाना ये मुझे लगता है कि एक सवाल खड़ा करता है। तो इस पे भी एक बैलेंस दृष्टिकोण यही है और इस पे भी यही है कि भारत में मानसिक रोगों को लेकर के जो डेटा है वो डेटा को बताते हुए ये बताना चाहिए कि इस पे भारत को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और हेल्थ सेक्टर में जो खर्चा अभी तक जो हमारा जीडीपी का 2% से भी कम है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है और सरकारी सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। इस कोविड संकट में पूरा ये आया तो इस पे एक फोकस स्टूडेंट का होना चाहिए और ये मैंने जिक्र भी किया है। सबसे बड़ी बात है कि समसामयिक मुद्दों में चर्चा हम इस पे खूब कर सकते हैं टॉपिक्स पे, लेकिन बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा क्योंकि लगभग 30 से 32 चर्चित मुद्दे हैं और सर ने इसके ऊपर सब कुछ विवरण लिख दिया है। मुझे लगता है कि कोई भी एक बच्चा, नॉर्मल बच्चा इस किताब को खरीद सकता है। फिर भी आपको लगता है कि सर ने मुझे शुरुआत में कह दिया था कि जो बच्चा वास्तव में समर्थ नहीं है और वो इंटरव्यू दे रहा है तो हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि उसको ये किताब जो है वो निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि किताब आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद हो सकती है। बाकी आपका कोई भी पर्सन हो, कोई भी आपका कमेंट हो, आपको लगता है कि इंटरव्यू संबंधी कोई भी जानकारी आपके दिमाग में चल रही हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सर के मैं नंबर उपलब्ध करवा दूंगा जो बच्चे आरएस मेंस एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं। आपकी बात पर 2 मुद्दों पे जरूर बच्चों से चर्चा करें। जी जी, एक तो शिक्षा नीति और एक दल बदल वाला, ये एक कॉमन चीज होगी जो इसी वीडियो के माध्यम से बच्चों के पास कर सकते हैं अपन। पहुंच जाए। जी जी, तो 2 मिनट 3 मिनट अगर हम बात कर लेते हैं तो जी जी, बच्चों के पास में ये मैटर पहुंच जाएगा जी जी। है। तो ये मुझे लगता है नवीन शिक्षा नीति वास्तव में चर्चित है और वर्तमान में जो आरएस मेंस बच्चे देते हैं, लगभग टीचर जो प्रोफेशन से बच्चे, अधिकतर बच्चे होते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा काम हो सकता है। और दर बदल, ये दोनों राजस्थान के भी बड़े मुद्दे हैं और देश के भी एक बड़े मुद्दे रहे हैं क्योंकि बड़ा आंदोलन इसमें चला है। तो सर आप ही इसके ऊपर चर्चा कर दें क्योंकि आपने इस बुक्स में भी इस पर बहुत अच्छा मैटर डाला है। तो नवीन शिक्षा नीति पे कैसे क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं और उन पे बच्चे का क्या एक सही तरीके से जवाब हो सकता है? अभी तक मैंने जो मॉक इंटरव्यू में स्टूडेंट से सुना है वो नवीन शिक्षा नीति में मैंने जो पहली बात ही जब मैं पूछता हूँ कि कहाँ से पढ़ा, क्या जानते हो, तो वो चीज़ें वो बताते हैं जो अखबारों के अंदर कुछ कॉमन बातें थी। तो एक चीज़, पहला काम ये करना चाहिए कि या तो नवीन शिक्षा नीति का जो 60 पेज का ड्राफ्ट है वो एक बार रीडिंग ज़रूर लगाना चाहिए ताकि आप बता सको कॉन्फिडेंस के साथ में कि मैंने नवीन शिक्षा नीति पढ़ रखी है। इसमें जो सवालों का एरिया है वो सवालों का एरिया, एक तो सबसे ज़्यादा जो विवादित रहा वो मातृभाषा को लेकर के हुआ और उसमें स्टूडेंट, जैसे हम नवीन शिक्षा नीति की बात करते तो पहला ये कहते हैं कि साहब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। ये अंतर नहीं समझ पा रहे हैं विद्यार्थी की शिक्षा नीति कानून नहीं है, ये शिक्षा नीति है जिसको लागू किया भी जा सकता है और जिसको लागू नहीं भी किया जा सकता है। ये एक ड्राफ्ट होता है, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वैसे एक आदर्शात्मक ड्राफ्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि शिक्षा नीति के जो लक्ष्य भी रखे हैं वो 2040 तक रखे हैं। ये ऐसा नहीं है कि 2021 में ये सारी चीज़ें लागू होने वाली है।
तो ये दो चीज़ें तो पहले से पता हो स्टूडेंट को। तीसरी चीज़ है कि शिक्षा नीति को पढ़ते समय 3 भागों में इसको बांट लें, एक प्राइमरी एजुकेशन के संदर्भ में, एक हायर एजुकेशन के संदर्भ में और एक अन्य चीज़ों के संदर्भ में। और मैं उसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो भाषा को लेकर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस है, मैं वो चीज़ जो स्टूडेंट गलत बता रहे हैं उसमें स्टूडेंट ये बता रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को लेकर के मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, ये बात है, ये सच नहीं है। ये त्रिभाषा फॉर्मूला जो हमारी पहली शिक्षा नीति थी कोठारी आयोग की तब भी ये थी, ये जो दूसरी शिक्षा नीति थी तब भी थी, अब की बार भी वही त्रिभाषा फार्मूला है और उसमें शब्द मातृभाषा इस्तेमाल किया और ये कहा कि राज्य चाहे तो इसे लागू कर ले। इसलिए कोई इंग्लिश मीडियम के स्कूल बंद होंगे ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक थोड़ा सा क्लियरिटी होना जरूरी है। ये इंटरव्यू में बताना भी है कि मातृभाषा की बात है, लेकिन ये कितनी लागू हो पाएगी वो भविष्य की सरकारों पर निर्भर करेगा। लेकिन ये त्रिभाषा फॉर्मूला पहले भी था। यही कहना है कि सर जो पहले की चीज़ है उसी को रिपीट किया गया है, लेकिन चूंकि भाषा को लेकर के इस देश में हमेशा विवाद रहे इसलिए ये विवाद उभरा है। दूसरा एक वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के है कि 6th क्लास से वोकेशनल एजुकेशन जो है वो शुरू की जाएगी। ये हमने मॉडल विदेशों से लिया। इसके फायदे भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा तो यह है कि 6th क्लास से है वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, तो एक तरह से जो बुनियादी शिक्षा वाला गांधी जी का कंसेप्ट है वो भी देखना चाहिए। और नुकसान ये है कि अगर इसे सही लागू नहीं किया गया, जैसे पहले हम देखते थे ना, हमारी ये पहले भी हुआ करती थी ये जो क्लासेज के अंदर आज जैसे पर्यावरण शिक्षा का जो हाल बना दिया, तो वोकेशनल एजुकेशन कई बार नकल के अंदर हम ऐसी नकल करते हैं कि वो नुकसान हो जाता है। इसलिए वो पक्ष स्टूडेंट को बताना चाहिए कि सर इसे कितने इफेक्टिव तरीके से लागू किया जाएगा, उसमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और इसका नुकसान ये होता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि 8th क्लास तक जो एक व्यक्तित्व बनता है कहीं उस प्रक्रिया में कहीं बाधा नहीं उत्पन्न हो जाए। इसलिए हमेशा सकारात्मक पक्षों के साथ साथ में जो चिंताएं हैं वो बतानी चाहिए। हायर एजुकेशन में जो पूरा मॉडल दिया है उसमें स्वायत्तता को एक अलग तरह से डिफाइन किया है, और उसमें जो रिसर्च पे पुराना खर्च कितना है, पिछले बजटों का कितना है, उसके बताते हुए ये नई शिक्षा नीति के संदर्भ में सबसे संतुलित उत्तर ये होगा कि जैसा पुराना चला आ रहा है सर वैसे नहीं, अगर नई शिक्षा नीति के लक्ष्य को पूरा करना है तो फिर इन आदर्शों को उतारने के लिए सरकार की संकल्प शक्ति होना चाहिए, और इसमें प्रशासनिक सुधार भी होना चाहिए, सरकार की भी विल पावर होनी चाहिए। इसलिए बहुत अच्छी नीतियां और आदर्श है, लेकिन इन्हें व्यवहारिक धरातल पे उतारा कैसे जाए, ये मुझे लगता है कि एक इसमें पक्ष रहेगा। और दूसरा आपकी अनुमति हो तो दल बदल वाला भी मैं आपको बता देता हूं जो स्टूडेंट्स को है। दल बदल में हम कहते हैं दल बदल कानून। कानून वो होता है जो संसद से पारित होता है, जबकि ये तो 10वीं अनुसूची है, 10th शेड्यूल है, ये कानून नहीं है, लेकिन बोला जाने लगा दल बदल कानून। दल बदल कानून में जो सबसे ज़्यादा जो गलत उत्तर दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि ये तो वो कहीं यूट्यूब पे देख के पढ़ लेते हैं कि दल बदल कानून किन पे लागू होता है किन पे लागू नहीं होता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस को नहीं पढ़ते हैं, और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के केसेस को नहीं पढ़ करके वो सीधे जवाब देना शुरू कर देते हैं अपने हिसाब से कि नहीं साहब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो होना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस बुक में भी मैंने कई सुप्रीम कोर्ट के केसेस का रेफरेंस दे रखा है। अपनी कोई भी बात सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन या फिर उस कानून के बेस पे ही करनी चाहिए, और दल बदल कानून मूलतः डेमोक्रेसी की मूल संकल्पना के ही खिलाफ चला जाता है, क्योंकि ये एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को अपनी असेंबली में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से रोकता है। लेकिन अगर ये नहीं हो तो फिर दूसरी एक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि फिर डेमोक्रेसी का जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसका पूरा कंसेप्ट कोलैप्स मार जाता है। इसलिए दो बुरी चीज़ों में एक बुरी चीज़ हमारे पास दल बदल कानून है। अब सवाल ये आता है कि इन परिस्थितियों में सुधार क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो चीज़ें आ गई समस्या। सुझाव में स्टूडेंट को ये सुझाव देना चाहिए कि जो दल बदल का दोषी पाया जाता है उसे कम से कम आगामी 6 वर्षों तक दोबारा चुनाव लड़ने से ही नहीं रोका जाना चाहिए, बल्कि किसी भी तरह के लाभ के पद से उनको वंचित किया जाना चाहिए। ये चीज़ें इसमें कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है जो मैंने इस पुस्तक में भी दिया है। और इसी में एक चीज़ और आती है कि गवर्नर का इश्यू राजस्थान में बहुत प्रमुखता से रहा। गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर जो आर्टिकल 163 और 64 के भीतर है उनको लेकर के एक विवाद है, और शायद मुझे लगता है इसमें ये पक्ष आना चाहिए कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर कहाँ कहाँ है
और उसका सबसे बेस्ट जवाब मैंने इसमें लिखा भी है, वो है कि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जहाँ जहाँ आता है। नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि पीड़ित पक्ष को कभी जज नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे कई बार जो है वो नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो टूट रहा होता है। इसलिए अब शायद ज़रूरत आ गई है, जहाँ बहुत सारे कमीशंस का रेफरेंस देते हुए भी मैंने बताया है कि गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर विशेषकर इस तरह की स्थितियों में एक क्लियर करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि कई बार लेजिस्लेचर क्लियर नहीं करती है तो वहाँ जुडिशियल एक्टिविज्म आता है, लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत हो गई है। तो इस तरह की चीज़ें जो है विद्यार्थी को अपने आंसर में साथ में लेनी चाहिए। चूँकि बहुत सारे मुद्दे हैं, सारे मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग चर्चा ले लेंगे, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें ज़रूर यहाँ बताना चाहिए कि जो सामान्यतः राजस्थान में पिछले दिनों गठित हुई है चीज़ें। हाँ, उन्हें बेरोजगारी और इकोनॉमिक स्लो डाउन बिल्कुल बहुत गंभीर चिंता है। और एक प्रवृत्ति मैंने मॉक डाउन में इस मॉक इंटरव्यूज में देखी है। जैसे एक सवाल जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल है कि प्रधानमंत्री को राम मंदिर के शिलान्यास में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है इस तरह के सवालों का जवाब बहुत ही संतुलित ढंग से और कई बार प्रैक्टिस करके देना चाहिए। उसमें अपनी भावनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो जाना चाहिए इस भावना के साथ में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो धर्मनिरपेक्षता का जो कंसेप्ट है, चाहे वो हमारे यहाँ प्रेमेबल में है, चाहे हमारे फंडामेंटल राइट्स में है, तो वो हमारे यहाँ किसी धर्म को प्रोत्साहित करने से रोकता नहीं है, लेकिन धर्मों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हो। तो जाए उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जाने पर अगर आप एक धर्म के लिए जा रहे हो और ये इंटेंशन झलकता है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत बेहतरीन चीज़ें सोची होगी, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर राम मंदिर के शिलान्यास के साथ अगर अन्य धर्मों के भी प्रति बराबर का भाव एक प्रधानमंत्री के तौर पर आता है तो गलत नहीं है, और अगर नहीं आता है तो फिर ये हमारे संविधान की मूल आत्मा के कई बार क्या चला जाता है, खिलाफ चला जाता है। तो संविधान के मूल आदर्शों को, मूल भावों को कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसी भी चीज़ें आती है जहाँ मतलब आपको बिल्कुल गलत साबित करने की कोशिश कर दिया जाता है, वहाँ आपके सामने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके वैल्यूज़ के पास आप दृढ़ता से क्या हो जाए, टिक जाए। और एक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। स्टूडेंट को फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से पता हो, क्योंकि कई स्थितियों में ऐसा होता है जब आप फंस जाते हो। अपनी बात को प्रूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से बेस्ट कोई मीडियम नहीं होता, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि उसकी बात को जब आप बीच में लेके आ जाते हो और साथ में अपने आंसर के साथ में, तो फिर आपको कोई गलत साबित नहीं कर सकता। इसलिए लॉजिक से ही बात होनी चाहिए, ये नहीं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये कतई नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए तो उसके साथ में या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन हो, या कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बात हो, या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट हो, या कोई ऐसी कोई कोर्ट हो। स्टूडेंट अपने मन से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन बातों में इन बातों का होते ही वो बहुत कमज़ोर उसका आर्ग्यू हो जाता है। हम कहते हैं कि इंटरव्यू पूरा लॉजिक है, बात तर्क आधारित होनी चाहिए, बात के लिए बात नहीं होनी चाहिए। और मोस्टली स्टूडेंट बात के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए समकालीन मुद्दों पर उन्हें बहुत गहरी पकड़ और समझ विकसित करनी चाहिए। और एक अगर इंडेक्स में अगर हो जाए तो इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, वो इंडेक्स एक बार स्टूडेंट को दिखा दें। तो इस बुक में जो इंडेक्स है वो ज़रूर एक बार देख ले, और इससे पता भी लग जाएगा, पुस्तक नहीं भी लेते हैं ना तो ये पता लग जाएगी कि कौन कौन से मुद्दे हैं। स्क्रीनशॉट अगर आपकी वीडियो में हो जाता है तो स्क्रीनशॉट ले ले और ले ले, हाँ, सबसे बेस्ट तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी चर्चाएं की। वैसे तो कहा जाता है कि एक साक्षात्कार के ऊपर कितने भी वीडियो बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक प्रारंभिक हमारा एक नॉर्मली आपकी एक इंसाइट आपको प्रदान करना था कि वास्तव में ऐसे कौन से मुद्दे वर्तमान में हो सकते हैं जिनको आपको विशेष रूप से तैयार करना चाहिए, एनालिटिकल सोच के साथ आपको तैयार करना चाहिए। आप एक सिविल सर्विसेज के रूप में आप बनने जा रहे हैं, तो आपका वहाँ क्या रवैया किसी मुद्दे के प्रति कैसा हो, ये आपको पहले से थोड़ा सा उसके अभ्यास आपको करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से सर जैसा कि मॉक इंटरव्यू का अभ्यास करवा रहे हैं, जो जयपुर के आसपास के अभ्यर्थी हैं, मुझे लगता है कि आपसे सर मिलना चाहिए उन बच्चों को। निश्चित रूप से आप इस किताब की भी जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी उनका राजस्थान विश्वविद्यालय में आके आप और यहाँ लोक प्रशासन विभाग में और सर से आके मिल के और आपको एक बड़ा मार्गदर्शन इसके माध्यम से मिल सकता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सर के अनुभव का जो अभ्यर्थी साक्षात्कार देने जा रहे हैं उनका फ़ायदा मिलेगा। इस श्रृंखला में सर आपने समय दिया और इन बच्चों को निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट एक माइंड में एक इमेज
क्लियर हो गई होगी कि हमें कैसे अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना है। तो आज की श्रृंखला को हम यहाँ समाप्त करेंगे। बहुत जल्दी एक जैसे ही डेट घोषित होती हैं तो एक श्रृंखला मैं और लेके आऊँगा जिसमें सर से अपन इन चीज़ों की और बारीकियों के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।